नीतीश के बाद लालू के दोनों बेटों ने ली शपथ। पहले तेजस्वी ने ली शपथ, बाद में मंत्री बने तेज प्रताप। तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने के आसार। ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाए लालू के बड़े लाल, अपेक्षित को बोल गए उपेक्षित। राज्यपाल ने दोबारा दिलाई शपथ। शपथ समारोह में छाया रहा नीतीश का पार गेम, कई मुख्यमंत्री हुए शामिल। फारूक अब्दुल्ला ने नीतीश को दी दिल्ली कूच करने की सलाह। शपथ ग्रहण के साथ सामने आई जेडीयू नेताओं की नाराजगी। मनचाहा पद न मिलने से श्याम रजक, श्रवण समेत अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी नाराजगी की खबर। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने डीयू, चुनाव आयोग और सीबीएसई से मांगे रिकॉर्ड। 16 मार्च को अगली सुनवाई। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को 23 नवंबर तक सीबीआई रिमांड। सीबीआई का आरोप, बेटे राहुल को मर्डर केस में मुखर्जी ने किया गुमराह। और केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन आयोग का तोहफा, मूल वेतन में 16, पेंशन में 24 और भत्ते में 63% का इजाफा। 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी सिफारिशें। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी बहस लाइव इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की गद्दी संभाल चुके हैं। आज दिन भर हमारी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रही और साथ ही साथ ये चुनाव बेहद दिलचस्प रहा और साथ ही साथ शपथ ग्रहण भी खासा दिलचस्प रहा, क्योंकि एक तरह से नीतीश कुमार ने इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए अपना पावर गेम दिखाने की भी कोशिश की। 8 मुख्यमंत्री और तमाम पूर्व मुख्यमंत्री उनके शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर मौजूद रहे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती नीतीश के सामने अब यह है कि लालू के साथ मिलकर सुशासन आखिर वो बिहार को कैसे दे पाएंगे। इस पर भी होगी हमारी खास नजर। इस बड़ी बहस में हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज श्रीवास्तव, साथ ही साथ तमाम पार्टियों के नुमाइंदे भी यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही AK वाजपेयी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हम पटना का भी रुख करेंगे। पटना से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता और साथ ही साथ अफजल अब्बास साहब जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। चुनाव प्रचार से लेकर अब तक लगातार बिहार में ही रहकर इन्होंने कमान संभाली हुई थी। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार तीसरी बार बिहार के सीएम बन गए हैं। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने 5वीं बार सीएम पद की शपथ ली और उनके ठीक बाद लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शपथ ली। जी हां, नीतीश कुमार के ठीक बाद, जिसके बाद माना जा रहा है कि तेजस्वी सरकार में भी नंबर 2 होंगे। यानी तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। शपथ ग्रहण समारोह से पहले की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि लालू की सोच दूर की है। बिहार में लालू परिवार की सत्ता में वापसी जो कभी असंभव दिख रही थी, अब 10 साल बाद की ये तस्वीर अगले 10 साल तक के लालू के सपने साफ कर रही है। तेजस्वी के सिर पर सीएम नीतीश का हाथ उन्हें डिप्टी सीएम बनने का आशीर्वाद देता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी के साथ साथ तेज प्रताप ने भी नीतीश के पैर छुए और शपथ ग्रहण की। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव। लालू के दूसरे लाल को भी अहम जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के शपथ ग्रहण शुरू तो हुआ आशीर्वाद के साथ, लेकिन खत्म होते होते सवाल ये उठने लगे कि बिहार की सियासत में लालू का तेज कब तक चमकेगा, क्योंकि इतिहास तो कुछ और ही कहता है।
सवाल यह है कि क्या नीतीश लालू का ये कॉकटेल बिहार की सियासत के सिर चढ़कर बोलेगा, या फिर बिहार की सियासत का सिंहासन बिहार चुनाव में लालू के प्रदर्शन के अपर हैंड को सत्ता के आशीर्वाद के तौर पर ज्यादा नहीं झेल पाएगा। बिहार से आमोद राय और विनायक प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। वैसे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ये दरअसल नीतीश रिटर्न्स जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, ये वाकई नीतीश रिटर्न्स है या लालू रिटर्न्स है, क्योंकि सत्ता में लालू की वापसी हुई है पूरे 10 साल बाद। तमाम खास मेहमानों से बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुलेमान साहब आपसे जानना चाहेंगे, तेजस्वी को आशीर्वाद दे दिया नीतीश कुमार ने, डिप्टी सीएम क्या बन रहे हैं, अंदर की क्या खबर है आपके पास? समीर साहब, ऐसा है कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसी भी गवर्नमेंट के रहेगा, ये प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का, और जो पार्टी के बड़े लीडर होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होता है बैठ के तय करते हैं कि कौन कौन मिनिस्टर बनेगा, किस किस पोर्टफोलियो से दिया जाएगा। अब इसमें अलायंस से सरकार है, चुनाव भी अलायंस के साथ लड़ा है, जिसमें जेडीयू भी है, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है। सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की आई हैं। तो ये बात भी है कि हाईएस्ट सीट लाने के लिए 80 सीटें लालू प्रसाद यादव जी लाए हैं, 71 नीतीश जी लाए हैं, 27 कांग्रेस सीटें लाई है। तो ज्यादा लालू यादव का ही रहेगा ना, यानी कैबिनेट में? देखिए, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बात यह है कि क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी हैवी वेट हैं बिहार के, और इस चुनाव में हमने देखा भी कि किस तरह से उन्होंने एक तरह से रिटर्न करा। जिस तरह से वो पिछले चुनावों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, उतना ही अच्छा लालू प्रसाद यादव जी ने भी करा, और कांग्रेस की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। तो सबका साथ में एक कोऑपरेटिव, जिस तरह से चुनाव लड़ा है अलायंस में, बहुत ही अच्छे कोऑपरेशन के साथ, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसी तरह से हमें सबको ये होप करना चाहिए कि सरकार बेहतरीन चले, उसी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के साथ चले। जफर भाई, बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि लालू की वापसी करने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। शहनवाज हुसैन से जब हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, लालू की 10 साल बाद वापसी हो रही है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तंज था ये एक, कहना क्या चाह रही है बीजेपी? नहीं, कोई तंज नहीं था। वास्तविकता से आज हम उनको जो वापस किया आए हैं 10 साल बाद, उसके लिए उनको नहीं, वो चेताने वाला अंदाज था, थोड़ा चेतावनी के मूड में कह रहे थे। नहीं, आज के दिन में हम कोई ऐसा तर्क नहीं देना चाहते हैं, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतीश की सरकार को, सभी मंत्रियों को और उनके महागठबंधन को हमारी तरफ से, बीजेपी की तरफ से और एनडीए के पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की तरफ से उनको बहुत बधाई। लेकिन अब यह है कि सरकार तो आ गई उनकी, और भारी मोहब्बत से जीत कर आए हैं वो, लेकिन अब जो बिहार की जनता की जो उम्मीद है, जो उन्होंने वादे किए हैं, उसको निभाएं, यही हमें उनसे आशा रहेगी कि गरीबों को, जो उन्होंने जो नौजवानों को बोला है कि जॉब दिलाएंगे, वो जॉब दिलाएं, फार्मर्स को पानी की जो आवश्यकता है पानी दिलाए, बिजली घर में नहीं पहुंची बिजली समस्या पूरी करे, और जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन बिहार में सबको मालूम है, वो कहीं सबको पता है, कम से कम वो जो उन्होंने वायदे किए उस पर देखे कि एक आम आदमी सुरक्षित महसूस करे अपने आप को, खास के जो पिछड़ा वर्ग है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये सब चीजें हमें हमारी पार्टी को, एनडीए के लोगों को भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं अफजल अब्बास साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार में, लेकिन सवाल लगातार यही खड़े किए जा रहे हैं कि क्या लालू यादव के साथ मिलकर नीतीश उसी तरह का सुशासन दे पाएंगे बिहार की जनता को? देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि लालू यादव के साथ कांग्रेस साथ ये गठबंधन, महागठबंधन जो बना है, बिहार में वैसे ही चला है जो 10 साल नीतीश कुमार ने सुशासन का जो काम किया उससे बेहतर करेंगे, क्योंकि सबके साथ मिलजुल के काम करने की बात है। और जो नीतीश कुमार ने साथ निश्चय जो दिया है, एक प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम को करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और सबको जान रहा है कि बिहार का डेवलपमेंट करना अति आवश्यक है, और नीतीश कुमार जिस पैटर्न पर चल रहे थे उसमें सबका योगदान होगा, या आरजेडी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा। जी, ये बताइए अफजल अब्बास साहब, लाइव इंडिया को कोई एक्सक्लूसिव खबर आप देना चाहेंगे पटना से? तेजस्वी यादव क्या बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो युवा है और
लालू जी ने बनाया, तो ठीक है, युवा को मौका मिलना चाहिए। सब तो युवा की बात करते हैं कि युवाओं को मौका दो, महिलाओं को मौका दो, सबको जब देने के बाद अब दिया जाता है तो लोग उंगली उठाते हैं कि युवा थे, सीनियर है, जूनियर है, ये बात उठती है। लेकिन अगर लालू यादव तो दिया, ठीक है, एनर्जेटिक लड़का है, काम करेंगे, उनको मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेन देखिए कमांडर कौन है, कमांडर जो होगा, जो कमांडो होता है उसके पीछे सेना होती है, जितने भी कैबिनेट के लोग होते हैं सेना होते हैं, और कमांडर नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जिस रास्ते पे चलेंगे उसी रास्ते पे कमांडर को भी चलना पड़ेगा, सेना को भी चलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये मिला जुला के बहुत अच्छा एक कैबिनेट का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार में जो भी चुनौतियां हैं इसको सब लोग स्वीकार करते हुए बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन अफजल अब्बास साहब, एक सवाल ये भी उठा, जिन भी लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह जो भी लोग देख रहे थे उनके मन में एक सवाल ये जरूर उठा कि नीतीश कुमार के बाद हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी शपथ लेने आएंगे, लेकिन आ गए तेजस्वी यादव। उसके बाद फिर लोगों ने इंतजार किया तो फिर आ गए तेज प्रताप, उसके बाद जाकर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नंबर आया। ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक मैं कहता हूं कि डिप्टी सीएम का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता नहीं है, या डिप्टी पीएम का होता है। एक ऐसे ही एक खुश करने के लिए या एक समझिए कि एक नाम नमूद के लिए क्या था, मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हाँ, लेकिन ये बात मार्केट में थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उनके तरफ से जो फैसला लिया गया कि तेजस्वी बनेंगे तो सब गठबंधन के लोगों ने स्वीकार किया। इसमें कोई बट नहीं है, इसमें कोई इसमें बात निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़नी चाहिए। अफजल अब्बास साहब की बात को मैं थोड़ा सा और सपोर्ट कर देता हूं। अब सब हम अलायंस में हैं। अब्दुल अब्बास भाई, चाहे तेजस्वी जी बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर या अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बने, मकसद ये होना चाहिए कि बिहार का विकास हो, अच्छी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ सरकार चले। कौन डिप्टी सीएम बनता है, कौन फाइनेंस बनता है, कौन एजुकेशन बनता है। हाँ, एजुकेशन को जरा ये देख ले कि थोड़ा पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे वो तेजस्वी यादव तो 9वीं पास है, पहली बार चुनकर आए हैं, पहली बार विधायक बने। मैं वो भी कह रहा हूँ कि जो भी हो, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बेहतर से बेहतर हो। ये तो हम या तो हम खुलकर कहें या तो हम इस बात को छुपाएं नहीं। अफजल अब्बास साहब, हम खुलकर कहें कि वो लालू यादव के बेटे इसलिए डिप्टी सीएम बनेंगे। जी, सवाल रिपीट करेंगे क्या? चलिए अफजल अब्बास साहब, मैं आऊंगा आपके पास। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? तेजस्वी यादव की क्या योग्यता आपको नजर आती है कि अगर मान लीजिए हम कल को ये खबर हमारे पास आती है कि डिप्टी सीएम उन्हें बना दिया गया, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना नजर आ रही है, सिवाय इस योग्यता के कि वो लालू यादव के बेटे हैं? समीर, इसमें मुझे लगता नहीं कि इस देश के किसी भी आदमी को जो जरा सी भी राजनीति की समझ रखता है उसको इसमें शक होगा। राजनीति करने के लिए लालू यादव जी ना महात्मा गांधी हैं ना विनोबा भावे हैं। राजनीति उन्होंने इतने दिन से जो कमाया है और बहुत मुश्किलों में, यहाँ तक कि उन्हें जेल जाना पड़ा और उन पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध है, उसके बाद वो अपनी सारी पूंजी माननीय नीतीश कुमार जी के पीछे लगा दें कि वो न सिर्फ बिहार बल्कि देश के नेता बन जाएं और वो सब कुछ गंवा दें, ऐसे तो कोई लालू यादव जी का इतिहास नहीं रहा है। तो जाहिर है इस बहाने, और उनकी पार्टी में सीटें भी ज्यादा हैं, उनको इस चुनाव में जीत का उन्हें पूरा योगदान भी उनका माना जाना चाहिए, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को, और जो शायद मैं सिर्फ लालू को उसके लिए दोष नहीं देता हूं, पूरे भारतीय राजनीति में भारतीय लोकतंत्र की ये पहचान बन गई। आप जिस सूबे में नजर उठा के देखिए, आपको लगेगा कि वो बेटे जिनके पिता किसी पद पे रहे हैं, किसी बड़े वो नेता रहे हैं, उनके बेटे हर जगह हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार की पार्टी बन गई है। तो सिर्फ लालू को हम क्यों दोष दें? हम ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो अपने को मानती थी अलग किस्म की पार्टी है, उसमें भी आप देखिए कि नेताओं के बेटे कहां पर हैं। तो अगर आज लालू जो कर रहे हैं वो लालू का करना तो बेहद स्वाभाविक है। अस्वाभाविक ये होगा कि क्या नीतीश कुमार इस पर कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करते हैं? अगर वो अपने विकास के एजेंडे को आगे ले जा पाएंगे, बिहार को कुछ दे पाएंगे, तो शायद ये मुद्दे बड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर रिजल्ट उनका वैसा ही रहा जैसे केंद्र में फिलहाल नजर आ रहा है मोदी जी का, तो ये मुद्दे बड़े होंगे और फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। वाजपेयी जी, मुझे नहीं लगता कि एलजेपी को भी कोई इस पर ऐतराज होगा, क्योंकि वंशवाद तो आपकी भी पार्टी में है। वंशवाद तो कोई विषय रह नहीं गया इतना गंभीर। देखिए, कांग्रेस में भी है, सारी पार्टियों में, तो वो तो अब डिस्कशन का विषय है ही नहीं, ये मान के चलो। विषय यहाँ ये है कि क्या बिहार का विकास होगा
कांग्रेस एक कंधे पे बैठा हुआ है, दूसरे पे लालू जी बैठे हुए, उसके साथ विकास नीतीश कुमार कर पाएंगे। और अगर ये दबाव सह पाएंगे तो कितने दिन सह पाएंगे। वैसे आज तो शुभकामनाएं हमारी, लेकिन भविष्य में क्या छिपा है, डाउट्स क्या हैं आपको? भविष्य में जो छिपा है उसका आकलन डाउटफुल आप नजर आ रहे हैं। डाउटफुल इसलिए रहे, कहीं ऐसा ना हो 2005 से पहले का राज फिर बिहार में स्थापित हो जाए और डेवलपमेंट जो 15 साल में नीतीश के शासन में हुआ है या लालू के शासन में हुआ है, कहीं वो गति उसी गति से न चले। सवाल ये है जो बिहार की जनता को देखना है। बिहार की जनता ने वोट देके उनको बिठा दिया है, गद्दी नशीन कर दिया है, लेकिन अब सवाल इस बात का आएगा कि क्या यादव जो बेटे दोनों आ गए हैं मंत्रिमंडल में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तैरने के लिए, अभी घुसे ही हैं स्विमिंग पूल में और उनको कह दिया ऊपर से डाइव करो, तो तैर पाएंगे क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे? कहीं आज तक नौकरी तो की नहीं है उन्होंने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप खुद ही दिखा रहे हैं, तो कितना चल पाएंगे? ये गंभीर विषय है। लालू जी का ठीक है, उनकी सीटें ज्यादा आई हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आज दूसरा एक और विषय है उसके साथ कि अब टकराव होगा कि केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे या लालू यादव जी करेंगे, तो ये सारी चीजें भविष्य की घर में छुपी हैं। बिल्कुल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस खास बुलेटिन के अगले हिस्से में। अफजल अब्बास साहब आपसे जानना चाहेंगे, कुछ जवाब देना चाहेंगे? इसके शंका लगातार बनी हुई है। जी रिपीट करेंगे सवाल तो वही है अफजल अब्बास साहब, ऑडियो का फिर सवाल रिपीट करें। सवाल तो वही है कि तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने दूसरे नंबर पर शपथ ली, डिप्टी सीएम बनने के आसार हैं, तेज प्रताप भी कैबिनेट मंत्री होंगे, अहम ओहदे दिए जाएंगे, ऐसे में नीतीश कुमार सुशासन कैसे चलाएंगे, कैसे दिखाएंगे अपना? मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ, शायद AK वाजपेयी साहब लोजपा से बैठे हुए हैं, गालिबन उनकी आवाज में पहचान रहा हूँ, बिल्कुल अगर वही हो। बिल्कुल हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज ठीक 10 साल पहले की बात लोग याद करते हैं, लेकिन लालू यादव के रिजीम में जब रेल मंत्री थे तो डेवलपमेंट हुआ, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं करते ये लोग? ये बस सिर्फ विपक्ष के पास अब तेजस्वी के अलावा महीनों चलेगा कि तेजस्वी को बना दिया, तेजस्वी डिप्टी सीएम, इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा रहेगा नहीं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, एकदम इंटैक्ट कॉम्बिनेशन है, बिहार डेवलप करेगा, अच्छी तरह डेवलप करेगा और सबके लिए चुनौती है, चाहे कांग्रेस के लिए हो या आरजेडी के लिए हो या जेडीयू के लिए, सब मिलजुल के बिहार के विकास की बात करेंगे। भूत की बात, माजी की बात हटाइए, मुस्तकबिल और हाल की बात सोचिए। मुस्तकबिल में मुझे क्या करना है बिहार के लिए, हम लोग सब जितने भी गठबंधन के लोग, उस पर हम ध्यान दिए हुए, कौन क्या बना उससे मतलब नहीं, बिहार तरक्की करना चाहिए और जो वादे किए गए हैं इलेक्शन से पहले वो उसकी प्राथमिकता हमारी है कि उसको कैसे पूरा किया जाए। हम क्या बने वो क्या बने मतलब नहीं है। और जितना भी मैं अभी भी कह रहा हूं कि विपक्ष के लोग सिर्फ यही बोलेंगे कि तेजस्वी को, लालू यादव के बेटे को इमेच्योर थे, उनको डिप्टी सीएम बना दिया, इसके अलावा इनके पास नहीं है। काम करने का मौका दीजिए, आपको सामने आ जाएगा। समीर साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि उन्हें एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्ट्री संभाल सके। ऐसे तो आप मोदी सरकार में पासवान साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर हैं, लेकिन महंगाई का, इन्फ्लेशन का क्या हाल है आप देखिए। दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी फर्स्ट टाइम राज्यसभा में गई थी, लोकसभा का चुनाव हार गई थी, क्या उनके पास तजुर्बा था HRD मिनिस्ट्री को संभालने का? ये सब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का या जो भी सरकार को हेड करता है उसका प्रेरोगेटिव होता है, वो किसे बनाता है, सरकार उसे चलानी है। आप खुद LGP के इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, वो लीडर हैं और मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या आप मिनिस्ट्री अच्छे से चला पा रहे हैं? क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल जो नौजवानों के देने की बात करी थी, क्या 1.5 साल में दी आपने? नहीं दी। तेजस्वी यादव, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं आपको। आप तजुर्बे की, नहीं आप तजुर्बे की बात कर रहे हैं। किस जगह से महंगाई? 1.5 साल में 3 करोड़ नौकरियां आपने जनरेट करी, महंगाई इन्फ्लेशन का क्या हुआ? आ गया पॉलिटिक्स में, वो MLA बनाया, 25 साल का युवक है, तो स्मृति ईरानी का आपका क्या कहना है? आशंकाएं जाहिर की जा रही है। स्मृति ईरानी पे आपका बुरा नहीं, मैं स्मृति ईरानी पे आपका क्या कहना है? स्मृति ईरानी पे आपका क्या कहना है? आज के दिन जैसा वाजपेयी साहब भी कह रहे थे, आज हमारी शुभकामनाएं उनको। देखिए उनके बारे में अगर देखें तो नेम टू फेम उनका क्या है, सिर्फ ये कि लालू यादव के बेटे हैं, उसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन इंडियन पॉलिटिक्स में या किसी और तरह से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। इसलिए एक किसी को भी थोड़ा बहुत ये रहेगा कि भाई ये क्या कर पाएंगे।
अगर वो कभी कहीं काम किए होते, चलिए, कोई वो previous शंकाएं और background रहता, आशंकाएं वो तो कुछ निश्चित भी नहीं तौर पर उनके रहेंगी साथ। और नीतीश कुमार को ये साबित करना पड़ेगा कि वो सुशासन दे पाते हैं लालू यादव के साथ मिलकर भी या नहीं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहां पर हमारे लिए वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें ब्रेक पर जाने से पहले कि माली में रेडिसन ब्लू होटल में जिस तरह से 170 लोगों को बंधक बना लिया गया था, 2 आतंकी होटल के अंदर घुसे हुए थे और वहां से ताबड़तोड़ गोलीबाजी की आवाजें आ रही थी, उस पर अपडेट आपको देंगे। ये खबर भी आज की बेहद बड़ी खबर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी होगी नजर, साथ ही साथ चर्चा जारी रहेगी। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों ने 170 लोगों को बंधक बना लिया है। बमैको में आतंकियों का यह बड़ा हमला हुआ है। 170 लोग इस वक्त आतंकियों के चंगुल में हैं और बड़ी बात यह है कि इन बंधकों में 20 भारतीय भी शामिल हैं। बंधकों में 20 भारतीय भी शामिल हैं। आपको बता दें एक बार फिर, यह होटल रेडिसन ब्लू है जहां पर लोगों को बंधक बनाया गया है। कुल 170 लोग होटल के अंदर हैं। राजधानी बमैको में, माली की राजधानी बमैको में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 20 बंधकों को छोड़ा गया है जबकि 9 बंधकों को मार दिया है आतंकियों ने। इस वक्त की बड़ी खबर, और बंधकों में फिलहाल 20 भारतीय भी शामिल हैं। खबर इस बीच यह भी आ रही थी कि जो 2 आतंकी यहां पर मौजूद हैं होटल के अंदर, वो उर्दू की दुआएं पढ़वा रहे थे। यहां पर जो लोग मौजूद थे और जो लोग दुआ नहीं पढ़ पा रहे थे उनको गोली मार दी जा रही थी। यह भी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है। कुल मिलाकर एक बड़ा आतंकी हमला फ्रांस में पेरिस को जिस तरह से आतंकियों ने निशाना बनाया था, उसके बाद एक और कायराना कार्रवाई आतंकियों की। खबर यह भी है कि इन बंधकों में अफ्रीका का सबसे अमीर शख्स भी मौजूद है। रेडिसन ब्लू होटल में ये तमाम लोग मौजूद थे और आतंकियों ने इस होटल पर धावा बोला है। 170 लोगों को बंधक बनाया गया है, 20 बंधकों को छोड़ा गया है और 9 बंधकों को मौत के घाट उतार दिया है इन आतंकियों ने। ये तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें हमारे पास आई हैं उसके वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस होटल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इन बंधकों में 20 भारतीय भी शामिल हैं। बड़ा आतंकी हमला हुआ है माली की राजधानी बमैको में, होटल रेडिसन ब्लू, जहां पर तकरीबन 200 के करीब लोग मौजूद थे। उस होटल के अंदर आतंकवादी दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। कहा यह भी जा रहा है कि बंधकों ने गोली चलाने से पहले लोगों का धर्म भी पूछा। कुमार गौरव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या अपडेट आपके पास है इस वक्त? क्या ताजा खबर बमैको से आ रही है? क्या अभी भी जो लोग हैं वो होटल के अंदर हैं और आतंकियों ने उन्हें बंधक बना रखा है? देखिए, बिल्कुल बमाको में रेडिसन ब्लू होटल में लगभग 170 लोग अंदर थे, जिसमें से 9-10 लोगों को छोड़ा गया है। कहा यह जा रहा है कि कुरान की आयतें अगर आप पढ़ पाते हैं तो आपको आतंकी बाहर जाने दे रहे हैं। और अभी जो अपडेट मिले उसमें 15 लोगों को छोड़ा जा चुका है, यानी कि अब जो होस्टेज हैं वो 155 रह गए हैं होटल के अंदर, जिसमें 20 भारतीय लोग हैं। और माली में जो भारतीय एम्बेसडर हैं वो लगातार संपर्क में है भारतीय लोगों के। ये जो भारतीय हैं वो परमानेंट उसी होटल में रहते हैं। ये दुबई की एक कंपनी के लिए काम करते हैं। देखिए, इसके अलावा दूसरे देश के भी लोग हैं, जिसमें फ्रांस के लोगों के मारे जाने की खबर है। कुल 7 लोग अभी तक मारे गए हैं, जिसमें फ्रांस के भी लोग हैं। और जो बंधक बनाए गए लोग हैं उसमें एयर फ्रांस के 12, टर्किश एयरलाइंस के 6 और इस तरीके से कई देश के लोग इस होटल में बंधक बनाए गए हैं। देखिए, आप एक तरीके से अगर इसको भारत से कनेक्ट करना चाहेंगे तो 20 भारतीय तो इसमें हैं, लेकिन खास बात यह है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुंबई में जिस तरीके से ताज होटल में हमला हुआ था उस तरीके से ये हमला हुआ और आतंकी 7वें फ्लोर पे सबसे पहले गया, उसके बाद फिर 8वें फ्लोर पे, इस तरीके से करते हुए पूरे होटल में वो घूम रहे हैं। और जाहिर सी बात है अभी जो होटल के अंदर से किसी तरह के ब्लास्ट की भी खबर है?
देखिए होटल के अंदर गोलीबारी की लगातार खबरें आ रही है, लेकिन ब्लास्ट अभी तक अंदर नहीं हुआ है और बाहर जो फोर्सेज है, बाहर फोर्सेज आ गई हैं, लेकिन लोकल पुलिस बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए माली की मिलिट्री ने अब मोर्चा संभाला है। लेकिन जैसा कि आपने मुंबई हमले के दौरान भी देखा था, जब अंदर होस्टेज आतंकियों के कब्जे में हो तो बहुत ज्यादा बाहर से नहीं किया जा सकता, इसलिए इस क्राइसिस को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा और लगातार गोलीबारी की आवाज होटल के अंदर से आ रही है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ेगी। जो दो आतंकियों की बात कही जा रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 आतंकी होटल के अंदर हैं। जी कुमार गौरव हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर देते हुए, पहले यह खबर आ रही थी कि 2 आतंकवादी होटल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि आतंकवादियों की संख्या 10 के करीब है और लगातार ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज होटल के अंदर से आ रही है। होटल को घेरा जा चुका है और इन आतंकियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पंकज श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, माली पर हमला होता है बमैको में और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि कुरान की आयतें पढ़ा के देखने की कोशिश की गई, जो नहीं पढ़ पाया उसे गोलियों से भून दिया गया, जिसने पढ़ लिया उसको जाने दे दिया गया। क्या लगता है आपको, फ्रांस के पेरिस के बाद आईसिस का ये अटैक हो सकता है क्या? देखिए, अभी तक कुछ कहा तो नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से जो नजर आ रहा है उसमें आईसिस का होना बहुत स्वाभाविक लगता है। वैसे भी माली पश्चिमी अफ्रीका का वो देश है जो फ्रांस का उपनिवेश रहा है लंबे समय तक, और कहीं न कहीं फ्रांस का और तमाम पश्चिम की जो ताकतें हैं उनका जो व्यवहार लंबे समय से रहा है, उस पे जो लोग भी थे जो इस चीज को बचा सकते थे, उन तमाम लोग अब नहीं हैं पूरे उस इलाके में, और आईसिस धीरे धीरे एक मजबूत ताकत बनता गया है और धर्म को आगे करके वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है। जिस तरीके से लोग धर्म के नाम पर मार रहे हैं बहुत बेहद भयानक है और ये बताता है कि दुनिया किस ओर जा रही है। एक तरफ से हमले हो रहे हैं, उधर फ्रांस हमला कर रहा है सीरिया पर, और उधर जहां पर फ्रांस के लोग हैं या और भी विदेशी लोग हैं उन पर हमला हो रहा है। तो कुल मिला के आतंकवाद की जो ये समस्या है उस पर किस तरीके से अब यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जाहिर की है। कुछ अगर ठोस नहीं किया गया तो इसको काबू कैसे करेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल, कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए। कुमार, कुछ पता चल पाया है किस आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है इसके पीछे? चलिए, कुमार से लगता है हमारा संपर्क कट गया है। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बाली के बमैको में होटल रेडिसन ब्लू में 10 आतंकवादियों ने यहां पर हल्ला बोला है। फिलहाल ये 10 के 10 आतंकी होटल के अंदर मौजूद हैं। कई लोगों की मौत की खबर आ रही है और अभी भी 7 लोगों की मौत की खबर है आपको बता दें, और 20 बंधकों को छोड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी 150 के करीब लोग होटल के अंदर मौजूद हैं, आतंकियों का सामना कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पे भाई हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। प्रदेश स्पष्ट, नेताजी मस्त, शाम 6 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। वो वाला खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब
पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलिनी के साथ। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नीतीश ने 5वीं बार संभाली बिहार की कमान। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। लालू के साथ रहकर